law. Coulomb's law. And the statement was that the electrostatic force acting between 2 point-sized charges at rest is inversely proportional to square of distance between them, and it is directly proportional to product of magnitude of their charges, right? तो अगर दो चार्जेस मैंने Q1 और Q2 अज्यूम कर रखे हैं, चलिए इनका अजम्पशन का एक छोटा सा डायग्राम हम देख लेते हैं. दिस इज माय पॉइंट साइज्ड चार्ज Q1 और ये है पॉइंट साइज्ड चार्ज Q2. द सेपरेशन बिटवीन दैम इज स्मॉल r. स्मॉल r इज द अमाउंट जिससे हमने इन दोनों को सेपरेट किया है. सो इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा होगा, that force will be inversely proportional to square of distance between them and directly proportional to product of magnitude of their charges. अगर अब मैं इसको मर्ज करना चाहता हूं तो सुजल, कैन यू टेल मी मर्ज करने पे क्या इक्वेशन बनेगी? So force is directly proportional to Q1 upon Q2 upon R square. बहुत बढ़िया. F is directly proportional to Q1 Q2 upon R square. विद्युत प्रोपोर्शनलिटी से इक्वालिटी में जाने के लिए क्या करना पड़ता है? कांस्टेंट लाना पड़ता है. कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करना पड़ता है. वेरी गुड. तो सर यहां जो मैं कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, इस कांस्टेंट को हम रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल के से. किससे रिप्रेजेंट करने वाले हैं? स्मॉल के से. कैपिटल के नहीं, स्मॉल के Q1 Q2 बाय R स्क्वायर. ये हो जाती है फोर्स की इक्वेशन. तो अगर मैं लॉ एक बार फिर से आपको रिकॉल कराऊं तो दैट लॉ, जिसको हम कुलम्ब्स लॉ बोलते हैं, दैट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू पॉइंट साइज्ड चार्जेस एट रेस्ट. कितने चार्जेस होने चाहिए हीत? सर 2. दो चार्जेस होने चाहिए. वेरी गुड. दोनों की साइज कैसी होनी चाहिए? तो उनकी साइज होनी चाहिए पॉइंट, राइट? उनकी साइज कैसी होनी चाहिए? बहुत छोटी, पॉइंट साइज्ड चार्जेस होने चाहिए, राइट? सो द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग बिटवीन 2 पॉइंट साइज्ड चार्जेस, और ये दो के दोनों चार्जेस किस में होने चाहिए? रेस्ट में होने चाहिए. So the electrostatic force acting between 2 point sized charges at rest is inversely proportional to square of distance between them, and it is directly proportional to product of magnitude of their charges. इति force scalar quantity है या vector quantity है? इति Iti waiting for your answer. Okay, so force is a vector quantity. कोई बात नहीं थी, I can understand. कोई दिक्कत नहीं. चलिए, so अगर हम we know that force is a vector quantity, and because force is a vector quantity, तो हम फोर्स की डायरेक्शन को भी बताना बहुत जरूरी समझेंगे. व्हाई? बिकॉज वेक्टर क्वांटिटीज के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ और किस चीज की जरूरत होती है? डायरेक्शन की जरूरत होती है. तो डायरेक्शन क्या है? तो लेट्स अज्यूम कि ये वो लाइन है जो इन दोनों चार्जेस को क्या कर रही है? ज्वाइन कर रही है, राइट? सो दिस इज द लाइन विच इज ज्वाइनिंग द टू चार्जेस. हमेशा ये जो फोर्स होगा वो इसी लाइन के अलोंग लगेगा. अगर रिपल्शन है तो ये वाला चार्ज इसी लाइन पे आगे जाएगा, रिपल्शन है तो ये वाला चार्ज इसी लाइन पे आगे जाएगा. अगर अट्रैक्शन है तो ये दोनों चार्जेस इसी लाइन के अलोंग एक दूसरे के क्या आएंगे? नजदीक आएंगे. सो डायरेक्शन के लिए हम ये बोलते हैं द फोर्स इज ऑलवेज अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस.
सो लास्ट टाइम मैं कुलम्स लॉ एक बार रिपीट कर रहा हूं, प्लीज कॉन्सेंट्रेट, कहीं भी डाउट हो एक बार पूछना, राइट? द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग बिटवीन 2 point-sized charges at rest is inversely proportional to square of distance between them, and it is directly proportional to product of magnitude of their charges. This force always acts along the line joining the two charges. क्लियर रहेगी क्या ये बात? ओके, डन। तो जब मैं इसको कंपाइल करता हूं, इन दोनों इक्वेशंस को जब मैं कंबाइन करता हूं, तो व्हाट आई गेट इज F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और जब मैं प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव करता हूं तो यहां एक कांस्टेंट आता है, और इस कांस्टेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं K से। वैक्यूम के लिए इसकी वैल्यू, वैक्यूम के लिए इस K की वैल्यू 9 इंटू 10⁹9 SI होती है। अब ये SI का मतलब क्या है? सिस्टम इंटरनेशनल। बट ये सिस्टम इंटरनेशनल जो यूनिट है, इसका मतलब क्या है यहाँ पे? तो कोई मुझे ड्राइव करवा सकता है क्या इसका यूनिट क्या होगा? तो देखो सिंपल, फोर्स का यूनिट क्या होता है? व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ फोर्स? न्यूटन। न्यूटन। के का हमें डायमेंशनल फॉर्म, लाइक जो के का हमें यूनिट डिराइव करना है। चार्ज का SI यूनिट क्या होता है? कूलम। कूलम। Q का भी क्या हो जाएगा? कूलम। कूलम। एंड R इज द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, लेंथ हो, मीटर। मतलब डायमेंशनल लेंथ हो। यस, तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो अगर मैं यहां से K को सब्जेक्ट बना लूं, तो K का यूनिट, यूनिट ऑफ K दैट विल बी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। बहुत बढ़िया, न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम स्क्वायर। सो रिमेंबर दैट द वैल्यू ऑफ के फॉर वैक्यूम ओनली, सिर्फ वैक्यूम के लिए, हर जगह के लिए नहीं, 9 इंटू 10⁹9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। यार इसको कलंक इसको कांस्टेंट बोलते हुए मुझे खुद शर्म आ रही है। यू नो व्हाई? क्योंकि ये कांस्टेंट के नाम पे धब्बा है, कलंक है ये कांस्टेंट्स के नाम पे। अब तुम पूछोगे सर ऐसा क्यों? तो अभी तक जितने भी तुमने कांस्टेंट के बारे में पढ़ा होगा ना, उन कांस्टेंट की वैल्यू दुनिया में फिक्स रह जाती है, हर जगह पे फिक्स हो जाती है ना। अरे कैपिटल जी की वैल्यू देख, 6.67 इंटू 10⁻11 पूरी दुनिया के लिए फिक्स हो जाता है, पूरे यूनिवर्स के लिए फिक्स हो जाता है। और उसको तुमने क्या बोला था? यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ऑफ यस, ग्रेविटेशन। लेकिन यार इसके मामले में अपन ऐसा यूनिवर्स का गारंटी नहीं ले सकते, क्योंकि ये कांस्टेंट के नाम पे धब्बा है। मीडियम के बदलते ही ये कैमेलियन की तरह अपनी वैल्यू चेंज कर लेता है, गिरगिट की तरह अपना रंग बदल देता है। अरे समझ में आ रही है क्या बात? मतलब ये है कि इस के की वैल्यू मीडियम के ऊपर डिपेंड करती है। अरे समझ में आ रही है क्या बात? ये के की वैल्यू कितनी होगी ना बच्चे, ये मीडियम की एक प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड करती है। एंड नेम ऑफ दैट प्रॉपर्टी इज, कोई मेरे को नोट्स में से ढूंढ करके वो नाम बता सकता है क्या? एपिल्सन। सॉरी सर एपिल्सन जीरो। यस, एप्सिलॉन जीरो, बहुत बढ़िया। उसको हम बोलते हैं परमिटिविटी। क्या बोलते हैं उसे? परमिटिविटी बोलते हैं। सो इसे हम क्या बोलने वाले हैं? परमिटिविटी बोलने वाले हैं। परमिटिविटी को व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट वैक्यूम या एयर की जब मैं बात करता हूं, तो इस कोलंबियन कांस्टेंट को परमिटिविटी के टर्म्स में ऐसे लिखा जाता है, 1/4πε0, वेयर एप्सिलॉन नॉट इज नोन एज, क्या बोलते हैं हम एप्सिलॉन नॉट को? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम।
फ्री स्पेस और वैक्यूम की परमिटिविटी है ये। एप्सिलॉन नॉट कहां की परमिटिविटी है बताओ? फ्री स्पेस या वैक्यूम की परमिटिविटी है, राइट? आ रही है क्या ये बात समझ में? अरे अरे ये बात समझ में आई क्या? Yes, sir. एप्सिलॉन नॉट को बोलते क्या है? Yes, sir. फ्री स्पेस या वैक्यूम की परमिटिविटी बोलते हैं। अब मैंने आपको के की वैल्यू इसके लिए बता दिया हुआ है। 4 कांस्टेंट होता है, पाई कांस्टेंट होता है। अगर मैं एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकालने के लिए बोलूं तो एप्सिलॉन नॉट विल बी रिटन एज 1/4 पाई के। और जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 8.85 इंटू 10⁻⁻12। और क्योंकि एप्सिलॉन नॉट और के इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी में चलते हैं तो जो इसका यूनिट है उसका उल्टा यूनिट किसका हो जाता है? एप्सिलॉन नॉट का। यानी यूनिट विल बी कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, राइट? तो इस कांस्टेंट की वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करती है? मीडियम के ऊपर। लेकिन मीडियम की कौन सी प्रॉपर्टी इस के की वैल्यू को डिटरमाइन करती है? तो उस प्रॉपर्टी का नाम है, उस मीडियम की प्रॉपर्टी का नाम है परमिटिविटी, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एप्सिलॉन से। अगर मैं फ्री स्पेस की बात करूं या वैक्यूम की बात करूं तो इसी परमिटिविटी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एप्सिलॉन नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। और जब मैं यहाँ एप्सिलॉन नॉट रख करके के की वैल्यू को रिप्लेस करता हूं तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी आती है? 8.85 इंटू 10⁻⁻12 आती है। अब ये इतना सुनने में तुम्हारे एक चीज के ऊपर पूरी कहानी अटक गई होगी। तुम ये सोच रहे होगे कि सर सारी बातें चलो ठीक है, सब बकवास हम समझ पा रहे हैं, ये जो वर्ड है ना इसका मीनिंग तो बता दो, ये है क्या आखिर? कि पता ही नहीं है हमको ये है क्या, और आप आगे की पूरी कहानी लेके दौड़े जा रहे हो। तो चलो मैं आपको समझाता हूँ कि ये परमिटिविटी है क्या, ठीक है? पूरा कंसंट्रेशन यहां रखना क्योंकि ये समझ में आएगी तो इसके ऊपर से आने वाली बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। फोर्स जो है ना बच्चे दुनिया में, वो दो टाइप से एक्ट करता है, दो तरीके से एक्ट करता है। एक तो है जब आप बॉडी को टच कर लेते हो, और ऐसे फोर्सेस को हम क्या बोलते हैं? कांटेक्ट फोर्सेस बोलते हैं। आ रही है क्या बात समझ में वाली? तो दूसरे टाइप के फोर्स को क्या बोलोगे? कोई गेस लगाना चाहेगा इस पे? Non-contact forces. नॉन कांटेक्ट फोर्सेस, वेरी गुड। इन्हें फील्ड फोर्सेस भी कहा जाता है। नॉन कांटेक्ट बोलो या फील्ड फोर्स बोलो, ये दोनों बातों का मीनिंग कैसा है? सेम है। सो दुनिया में दो तरीके के फोर्स होते हैं, एक होता है कांटेक्ट, दूसरे का नाम है नॉन कांटेक्ट। अगर मुझे इस ऑब्जेक्ट को पुश करना है, इफ आई वांट टू पुश दिस ऑब्जेक्ट, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? कैन यू टेल मी? क्या करना पड़ेगा? कांटेक्ट में लाना पड़ेगा अपनी फिंगर्स को या नहीं? टच करना पड़ेगा इस ऑब्जेक्ट को या नहीं? करना पड़ेगा। करना पड़ेगा। मतलब इस केस में जब मैं इसे पुश करता हूं या पुल करता हूं तो मेरे हैंड और इस ऑब्जेक्ट के बीच में एक फिजिकल कांटेक्ट बनता है। And if there is physical contact between two bodies, then the force applied will be known as contact force. And if there is no connection, no contact between two bodies for application of force, then it is known as non-contact force. कोई मेरे को नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जांपल दे सकता है क्या? बचपन के अंदर बहुत बार खेले उस चीज से। मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स। वाह 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 वाह, मैग्नेटिक फोर्स, बहुत बढ़िया। मैग्नेटिक फोर्स एक ऐसा फोर्स है जिसके लिए दोनों मैग्नेट्स को टच कराने की जरूरत नहीं पड़ती है। एक मैग्नेट को दूसरे मैग्नेट के नजदीक लेके जाओ, या तो वो उसको अट्रैक्ट कर देगा या तो वो रिपेल कर देगा, राइट? लाइक और अनलाइक चार्जेस वाली कहानी है, लाइक और अनलाइक पोल्स की कहानी है बेसिकली। तो यहां पे भी जो हमारा ये फोर्स है बच्चे,
उस फोर्स के अंदर किसी भी टाइप के कांटेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर इस बॉडी के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये दोनों ऑटोमेटिकली एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगी। अगर दोनों पे लाइक चार्ज है, तो बिना कांटेक्ट में आए ही इनके बीच में क्या होने लग जाएगा, रिपल्शन होने लग जाएगा। अरे यार, ये बात समझ में आ रही है क्या? ओए हाँ ना बोल। Yes, Yes, sir. sir. ये हाँ Yes, था sir. मतलब समझने के लिए था कि नहीं समझने के लिए था? Yes, sir. अरे वही तो पूछ रहा हूँ, यस सर मतलब समझ में आया समझ उसके लिए कि नहीं आया उसके लिए है? समझने के लिए. समझ में आया उसके लिए। ओके, चलिए। तो नहीं 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 तरुष, नहीं बोल सकते हो। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का पिक्चर यहां अभी नहीं है दोस्त। तो बच्चे, ये जो फील्ड फोर्सेस है ना, जो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस हैं, अगर हम बात कर रहे हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस की, तो एज यू नो, जब एक मैग्नेट को दूसरे मैग्नेट के लाइक पोल की तरफ लेके जाया जाता है, तो इन दोनों के बीच में क्या होता है, कुछ इस तरीके का सीन बनता है, राइट? रिपल्शन होना चालू हो जाता है ना? होता है नहीं होता है? यस सर। मतलब सिचुएशन ये होती है बच्चे कि जैसे ही आप एक मैग्नेट को दूसरे मैग्नेट के लाइक पोल की तरफ लेके जाते हो, कुछ एनर्जी जो है वो ये अप्लाई करता है दूसरे के ऊपर, राइट? अरे तभी तो वो वहां से हटेगा ना, अपनी मर्जी से थोड़ी हट जाएगा। और वो एनर्जी अगर एयर या वैक्यूम है, तो बहुत इजीली ट्रांसमिट कर जाती है, बहुत आसानी से ट्रांसमिट कर जाती है। यानी एनर्जी को कितनी आसानी से ट्रांसमिट होना है, वो डिसाइड करती है मीडियम की एक प्रॉपर्टी, और उसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, उसकी परमिटिविटी बोलते हैं। तो अगर किसी चीज की परमिटिविटी कम है, सुनना बात को ध्यान से, गेस लगाने जाओगे गड़बड़ कर दोगे, पहले बात को ध्यान से सुन लेना। अगर किसी मीडियम की परमिटिविटी कम है, तो वो बहुत कम रेजिस्टेंस ऑफर करता है। नोट कर ले इस बात को, वो रेजिस्टेंस कैसा ऑफर करता है, बहुत कम रेजिस्टेंस ऑफर करता है। Sir, please repeat the statement. बिल्कुल, आई एम गोइंग टू रिपीट द सेम। If permittivity of a given medium is low, then it is going to offer less resistance. तब वो कम रेजिस्टेंस ऑफर करता है। अरे यार, ये क्या बात समझ में है? फिर से सुन ले एक बार। अगर मीडियम की परमिटिविटी लेस है, अगर मीडियम की परमिटिविटी कम है, तो इट इज गोइंग टू ऑफर लेस रेजिस्टेंस फॉर नहीं नहीं वेदांश, कैसे लिख पाओगे यार? परमिटिविटी कम तो रेजिस्टेंस कम, तो रेजिस्टेंस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परमिटिविटी। कि अगर आप परमिटिविटी बढ़ा रहे हो तो रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा, और अगर आप परमिटिविटी घटा रहे हो तो रेजिस्टेंस क्या होता जाएगा, घटता जाएगा। आ रही है क्या बात समझ में वेदांश? अरे भाई हाँ या ना? ओके ठीक है, चलो। नाउ कंडीशन इज कि हमने दुनिया में जितने भी मीडियम देखे हुए हैं, उन सभी मीडियम में सबसे कम परमिटिविटी, लीस्ट परमिटिविटी जो है, लीस्ट परमिटिविटी वो वैक्यूम या एयर की है। यहां की परमिटिविटी कैसी है, सबसे कम है, लीस्ट परमिटिविटी है यहां पे। एंड बिकॉज परमिटिविटी इज लीस्ट, तो मेरे को बताओ रेजिस्टेंस कैसा होगा? Least. Low. बिल्कुल सबसे कम रेजिस्टेंस यहां पे आएगा। इसका मतलब अगर दो चार्जेस के बीच में कहीं पर मैक्सिमम फोर्स लग सकता है, तो वो मैक्सिमम फोर्स कहां पे लग सकता है, वैक्यूम या एयर में। द्विज, ये बात क्लियर है क्या? Yes, sir.
बोलो हीत। सर ऐसा कोई भी है सर जगह कि ये जहाँ पे परमिटिविटी हो ही नहीं सर, जीरो रेजिस्टेंस हो? नहीं, आइडियली नो। लेस हो सकती है, कम हो सकती है। जैसे अभी मैंने वैक्यूम के लिए ये परमिटिविटी की वैल्यू आपको निकाल के बताई, वो कितनी आती है, एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 8.85 इंटू 10⁻12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। बच्चे यहां तो अगर ध्यान से देखेगा तो 10 की पावर कितनी है, -12 है। बट स्टिल कुछ भी करके मैं इसको जीरो तो नहीं बोल सकता हूं। अग्री और नॉट? सही है ना? जीरो थोड़ी बोल सकता हूँ Yes, यार sir. इसको। ये वैल्यू भले बहुत छोटी है, बहुत यानी बहुत ज्यादा छोटी है, बट स्टिल आई कांट कॉल इट जीरो। दैट मीन्स जीरो परमिटिविटी तो इट इज नॉट पॉसिबल। सबसे कम में कम Yes, sir. किसकी होती है, वैक्यूम या एयर की होती है। क्या ये बात क्लियर है आपको? मिनिमम जो परमिटिविटी है, सबसे कम परमिटिविटी अगर किसी मीडियम की है तो उसका नाम है वैक्यूम और एयर। इसका मतलब वैक्यूम या एयर के अंदर फोर्स कैसा मिलने वाला है आपको, मैक्सिमम मिलने वाला है। अरे यार याद तो कर एक बार तू, F इज इक्वल टू क्या था तेरे पास इक्वेशन, K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, और K इक्वल्स टू हमने क्या लिखा फॉर वैक्यूम, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय क्या आ गया, आर स्क्वायर। ये वैल्यू किसकी है, F की है। आ रही है क्या ये बात समझ में? अरे यार की जगह पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एज इट इज रिप्लेस कर दिया। नाउ एज आई टोल्ड यू कि वैक्यूम या एयर के लिए परमिटिविटी की वैल्यू कैसी होती है, लीस्ट। तो इफ दिस वैल्यू इज लीस्ट, ये वाली वैल्यू अगर सबसे कम है, तो कोई मेरे को बता सकता है F की वैल्यू कैसी होगी? सबसे ज्यादा। ज्यादा। एग्जैक्टली। तो अगर आपसे पूछा जाए कभी भी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू आपको किस जगह पे मिलती है, तो योर आंसर विल बी, क्या होगा? वैक्यूम और वैक्यूम एंड एयर। वैक्यूम। वैक्यूम या एयर। वेरी गुड, चलिए डन। नाउ छोटे छोटे क्वेश्चन जो आपको होमवर्क शीट के अंदर मिलने वाले हैं, इस पर से आपको डायमेंशनल फॉर्मूला बताना है। कैसे निकालोगे डायमेंशनल फॉर्मूला? तो कुलम के डायमेंशंस होते हैं A1 T1, राइट? लेकिन कुलम का स्क्वायर है, दैट्स व्हाई A1 T1 का स्क्वायर हो गया। न्यूटन का डायमेंशंस जो होता है दैट इज M1 L1 T-2, और मीटर स्क्वायर के डायमेंशंस क्या हो जाएंगे, L2 हो जाएंगे। व्हेन यू विल कैलकुलेट दिस, यू आर गोइंग टू हैव इट एज M-1 L-3, L1 एंड L2, L3 हो गया, ऊपर ले जा करके हम उसे क्या लिख देंगे, L-3 लिख देंगे। सिमिलरली T-2 ऊपर आकर के +2, और ये T+2 यानी T की पावर कितनी हो जाएगी, 4, एंड A की पावर कितनी रहेगी, 2 रहेगी। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एप्सिलॉन नॉट। ये एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशनल फॉर्मूला है। अच्छा, के और एप्सिलॉन नॉट एक दूसरे के इनवर्स में चलते हैं, तो के का डायमेंशनल फॉर्मूला जो होगा ना बच्चे, वो एग्जैक्टली एप्सिलॉन नॉट का ऑपोजिट चलेगा। यहां m की पावर -1 है, तो यहां m की पावर क्या हो जाएगी, +1। यहां l की पावर -3 है, तो यहां l की पावर क्या हो जाएगी, +3। t की पावर +4, तो यहां क्या हो जाएगा, -4। a की पावर +2, तो यहां क्या हो जाएगा, a की पावर -2 हो जाएगी। सो दोनों चीजों के डायमेंशनल फॉर्मूला आपको मिल चुके हैं, कोलंबियन कांस्टेंट के एंड एप्सिलॉन नॉट या परमिटिविटी के डायमेंशनल फॉर्मूले दोनों आपके सामने हैं। डाउट किसी को इतने पार्ट में, कहीं पे कोई इश्यू? नो सर। परमिटिविटी का डेफिनेशन प्रॉपर क्या होगा? कोई डेफिनेशन समझने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको ये वर्ड ध्यान रखना है और उसका फील समझ लेना है कि ये करने क्या वाली है। डेफिनेशन वाइज उसका कोई रोल नहीं है, कहीं तुमको कुछ काम नहीं आने वाला है। जस्ट ये समझ लो कि मीनिंग क्या है उसका,
और किसी मीडियम के लिए उसकी वैल्यू का मतलब क्या होता है। तो इफ आई एम सेइंग कि किसी मीडियम की परमिटिविटी बहुत कम है, तो इसका मतलब वहां पे जो रेजिस्टेंस ऑफर होगा वो कैसा हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा, राइट। और अगर मैं आपको बोल रहा हूं कि उस मीडियम की परमिटिविटी बहुत ज्यादा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि वहां पे रेजिस्टेंस भी कैसा ऑफर होने वाला है, बहुत ज्यादा ऑफर होने वाला है। क्लियर है क्या ये बात? Yes. ओके। सो इन दोनों के डिमेंशनल फॉर्मूला, दोनों की जो वैल्यूज हैं, ये सारी चीजें हमको मिल चुकी हैं। अगर मैं आपको बोलता हूं कि एयर या वैक्यूम के लिए ये वैल्यू लीस्ट है, सबसे कम है, तो डॉली कैन यू टेल मी किसी भी मीडियम की परमिटिविटी इस परमिटिविटी से ज्यादा होगी या कम होगी? डॉली। करेक्ट है बोनीशा, सही है। एग्जैक्टली करेक्ट है, यस डॉली, बिल्कुल सही है। विद्युत भी सही बोल रहा है, सुजल का भी करेक्ट आंसर है। ग्रेट। दैट मीन्स कहने का ये मतलब है कि अगर ज्यादा होगी, बिल्कुल सही, ग्रेटर दैन, बहुत बढ़िया, अमेजिंग। तो कहने का मतलब ये है कि अगर वैक्यूम या एयर के लिए दिस वैल्यू इज लीस्ट, सो फॉर एनी गिवन मीडियम, कोई भी मीडियम अगर मैं आपको दे देता हूं, तो उस किसी भी मीडियम के लिए परमिटिविटी की वैल्यू जो है वो इस वैक्यूम की परमिटिविटी से कैसी होने वाली है, ज्यादा होने वाली है। एप्सिलॉन विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन एप्सिलॉन नॉट, राइट। चलिए अब छोटे छोटे एक दो ग्राफ हमको बनाने हैं। फर्स्ट जो हम ग्राफ ड्रॉ करने वाले हैं, दैट इज फ्रॉम दिस लॉ। ये वाला जो हमारा लॉ था, इस लॉ पर से एफ वर्सेस आर का ग्राफ हमको बनाना है। ओके, so F is equal to equation was K Q1 Q2 by R square. ये मैंने ले लिया हुआ है y axis and this is my x axis. x axis के ऊपर मैं ले रहा हूं डिस्टेंस, जिसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं by R, ओके, एंड y axis के ऊपर मैंने ले लिया है फोर्स, जिसको मैंने रिप्रेजेंट किया है F से। नाउ लुक ओवर हियर, जब डिस्टेंस बहुत कम होगा, व्हेन डिस्टेंस इज वेरी वेरी लेस, एट दैट टाइम फोर्स विल बी वेरी वेरी हाई। सही है ना? अरे इनवर्स स्क्वायर चल रहा है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब अगर ये कम होगा, आर की वैल्यू कम होगी, तो एफ कैसा होगा, बहुत ज्यादा होगा, धांसू लेवल पे होगा। तो हियर आई एम कंसिडरिंग कि आर की वैल्यू बहुत कम इस तरफ यहां कहीं पे है, तो उस टाइम पे फोर्स हमारा यहां कहीं पे होगा। एंड एज आई विल इंक्रीज द वैल्यू ऑफ आर, मेरा फोर्स क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। ध्यान रखना, ये जो ग्राफ है ना तो कभी एफ वाली एक्सिस को टच करेगा और ना तो कभी आर वाली एक्सिस को टच करेगा। आपको एक गलत फहमी हो सकती है कि मैंने ये ग्राफ यहां टच करा दिया है। नो माय डियर फ्रेंड्स, इसको हमने टच नहीं करवाया हुआ है। अगर आप ध्यान से देखोगे, जूम करके चेकआउट करोगे, यू विल फाइंड देयर इज अ स्मॉल गैप बिटवीन दिस फोर्स का वाई एक्सिस एंड दिस हमारा ये जो ग्राफ बन रहा है, वो इन दोनों के बीच में एक बहुत छोटा सा गैप है, राइट। सो दिस इज फोर्स वर्सेस आर का ग्राफ। दैट मीन्स फोर्स की वैल्यू डिक्रीज होने लग जाती है एज यू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ आर। यार लॉजिकल भी है, अगर तू आर बढ़ाएगा तो डिवीजन वाला टर्म बढ़ेगा, और डिवीजन वाला टर्म अगर तेरा बढ़ता जा रहा है, तो अल्टीमेटली ये जो वैल्यू आने वाली है वो कैसी हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, राइट। इस टाइप के ग्राफ का जो शेप है ना, उस शेप को हमने डिस्कस किया हुआ था, याद है क्या किसी को? Hyper.
Yes, hyperbola. Very good. So this is an rectangular hyperbolic shape जिसकी हम बात कर रहे हैं. एक rectangular hyperbola हमारे सामने create होकर के आता है, right? Sometimes it is also known as asymptote. Asymptote. अरे सुना क्या नाम क्या बोला मैंने? Yes, sir. Asymptote. Yes. यस सर, सुना हुआ है. Great, great. चलिए. So now we are going to define 1 coulomb of charge by using Mr. Coulomb's law. तो चलिए मैं आपकी हेल्प लेते हुए चलता हूं, ठीक है? देखो. ओह, स्पेलिंग. यार ये बढ़िया क्वेश्चन था. ठीक है, मैं ट्राई करता हूं. ASYMPTOTE. ASYM. Bunisha, this is the spelling of that, got it or not? चलिए. ओके. कमिंग टू नेक्स्ट पार्ट जहां पे हम डिफाइन करने वाले हैं 1 कूलम ऑफ चार्ज को बाय यूजिंग कूलम्स लॉ इटसेल्फ. 1 कूलम चार्ज को डिफाइन करने वाले हैं बाय यूजिंग, बताओ क्या यूज कर रहे हैं भाई? Coulomb's law. Coulomb's Yes. law. So according to Coulomb's law, F is equals to K Q1 Q2 by R square. F is equal to K Q1 Q2 upon R square, right? अब 1 कूलम अगर आपको डिफाइन करना है तो उसके लिए हम क्या करने वाले हैं? सबसे पहले हम Q1 और Q2 को इक्वल ले लेते हैं. Q1 is equal to Q2 is equals to Q. So कोई मेरे को बता सकता है now what will be the structure of this equation? K Q square by R. K cube by R square. K Q1 की जगह पर Q, Q2 की जगह पर Q upon R square. That means this is going to be K Q square by R square, right? So 1 कूलम ऑफ चार्ज की अगर आप बात कर रहे हो, 1 कूलम ऑफ चार्ज की अगर आप बात कर रहे हो तो Q को आपको कितना लेना पड़ेगा? 1. और लेट्स अज्यूम डिस्टेंस बिटवीन बोथ द चार्जेस इज आल्सो 1. दो चीजें अज्यूम कर रहा हूं. चार्ज को मुझे 1 कूलम के लिए डिफाइन करना है तो मैंने इन दोनों के इक्वल कितना ले लिया? 1 कूलम ले लिया, राइट? सो दिस विल बी, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस था r, उसे भी मैंने कितना अज्यूम कर लिया है? 1 मीटर. सो द इक्वेशन विल लुक लाइक F equals to K 1 का स्क्वायर divided by 1 का स्क्वायर. That means F will be equal to K, और K की वैल्यू कितनी होती है? 9 into 10⁻9. यानी कितना फोर्स लगने वाला है? 9 into 10�9 न्यूटन का फोर्स लगने वाला है. अरे ये कैलकुलेशन समझ में आई क्या? क्या किया अपन ने? सर अगर 1 कूलम लेंगे मतलब जो कूलम का है तो एयर में ही लेना होगा, कोई किसी और में नहीं ले सकते. सॉरी, 1 कूलम अगर करना हो तो सर एयर में ही लेना होगा, किसी और चीज में नहीं ले सकते. यार या तो आवाज आपकी थोड़ी अनक्लियर आ रही है या तो आई डोंट नो. एक बार फिर से बोलना ना, आप क्या बोल रहे थे? सर 1 कूलम के लिए सिर्फ एयर ही लेना पड़ेगा कि वाटर में भी निकाल? यस, मैंने वैक्यूम ही कंसिडर किया हुआ है, तभी तो मैंने के की वैल्यू को 9 into 10⁻9 लिया हुआ है ना. सो वैक्यूम ही मैंने यहाँ पे कंसिडर किया हुआ है, राइट? सो k is equal to 9 into 10⁻9. Why? Because it is in vacuum. चलिए एक बार फिर से इस कैलकुलेशन को मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ. देखो, ये वाली इक्वेशन तो हमारे लिए नोन थी. F is equal to K Q1 Q2 upon R square. Now what I have to do is, मुझे डिफाइन करना है 1 कूलम. तो मैंने Q1 is equal to Q2 is equal to Q अज्यूम करके उसको 1 कूलम ले लिया हुआ है, राइट? So F is equal to Q1 की जगह पर Q, Q2 की जगह पर Q divided by R square. So it will be K Q into Q, that is Q square by R square.
नाउ Q की वैल्यू कितनी है 1 कूलम एंड हमने अज्यूम क्या किया हुआ है बोथ द चार्जेस आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर. सो R की वैल्यू है 1 मीटर, Q की वैल्यू है 1 कूलम. सो Q का स्क्वायर, Q स्क्वायर की जगह पे 1 स्क्वायर आ गया एंड डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, उसकी जगह पे अगेन कितना आ गया 1 स्क्वायर. सो F इज इक्वल टू कितना हो जाएगा K एंड K की वैल्यू कितनी होती है 9 into 10⁻⁹. सो फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 9 into 10⁻⁹ न्यूटन. कोई मेरे को पूछेगा सॉरी, कोई मेरे से ये भी पूछ सकता है कि सर इस के साथ में मीटर स्क्वायर अपॉन कुलम स्क्वायर भी तो होता है. तो बच्चे यहाँ पे आने वाला एक कुलम स्क्वायर और यहाँ पे आने वाला एक मीटर स्क्वायर, ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे कैंसिल. तो इवेंचुअली यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ न्यूटन बचेगा. राइट. चलो तो अब डिफाइन करते हैं 1 कूलम चार्ज होता क्या है. 1 कूलम is defined as the amount of charge. 1 coulomb is defined as the amount of charge that repels an equal and similar charge. मैग्नीट्यूड वाइज दोनों इक्वल होने चाहिए. रिपल्शन हो रहा है इनके बीच में, राइट. रिपल्शन हो रहा है. Why? Because both are the like charges. 1 coulomb charge is defined as the amount of charge that repels equal and similar charge with a force of 9 into 10⁻⁹ Newton when placed in vacuum or air at a distance of 1 meter. One coulomb is defined as the amount of charge that repels, क्योंकि ये दोनों चार्जेस कैसे हैं, सेम टाइप के हैं, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे. So 1 coulomb of charge is defined as the amount of charge that repels an equal and like charge या similar charge with a force of 9 into 10⁻⁹ Newton when placed in vacuum or air at a distance of 1 meter. कोई ये स्टेटमेंट रिपीट करके बता सकता है क्या? इट इज अ बिट डिफिकल्ट, थोड़ा सा डिफिकल्ट है बोलना, आई नो, बट स्टिल कोई ट्राई कर सकता है क्या? 1 coulomb of charge is defined as the amount of charge that repels equal and like charge with a force of 9 into 10⁻⁹ Newton when placed in vacuum or air at a distance of 1 meter. Yes, Kashish, please. So 1 coulomb charge is defined as the amount of charge that repels equal and a similar charge with a force of 9 into 10⁻⁹ Newton when placed in a vacuum at a distance of 1 meter from it. Good. बहुत बढ़िया. Yes, Sujal, please. So 1 coulomb can be defined as the amount of charge with which two equal and like charges are repelled when placed in a vacuum 1 meter apart with a force of 9 into 10⁻⁹. बहुत बढ़िया. Yes, Vishwa. Amount of a charge that repels the like charges with the force of a 9 into 10⁻⁹ Newton when it is placed at the vacuum or air at the distance of 1 meter. Placed at the vacuum नहीं आएगा बच्चे, placed in the vacuum or air आएगा, right? अंदर रखा है, ऊपर नहीं रखा है, right? Okay. Okay, ठीक है. ये तरुष ट्राई करेगा. तरुष बता क्या है डेफिनेशन 1 coulomb चार्ज की. तरुष. मैं हेल्प करता हूं ना, तू ट्राई तो कर, मैं हेल्प करूंगा, टेंशन ले. तरुष ट्राई कर, आई विल हेल्प यू, आई एम सीइंग ना. ये दो बातें याद करनी है.
1 coulomb of charge is the amount of charge that repels an equal and like charge with a force of 9 into 10 is to 9 Newton when placed in vacuum or air at a distance of 1 meter from each other. अरे अब इजी लग रहा है क्या? ये दो लाइनें आपको याद करनी है, इसके ऊपर से पूरा ये फॉर्मेट तैयार हो जाएगा. कनन, कैन यू डिफाइन इट? क्या होता है 1 कूलम चार्ज? कनन, दोनों लाइंस मैंने यहाँ पे लिख रखी हुई हैं, सिर्फ इनको यूज करके आपको मेरे को ये बता देना है व्हाट इज 1 कूलम चार्ज. The amount of charge equally and like Charge that repels, yes, that repels equally and unequally and like charge. अनइक्वल नहीं है, ये n इक्वल है, n इक्वल. Yes, please. The amount of charge that repel an equal and like charge Yes, with a force of with a force of 9 into 10 is to 9 with the Newton. force of 9 into 10 raised to 9 Newton. जब कहां पे रखा उसको? When placed in vacuum or air at a distance of 1 meter. कितने लोग कॉन्फिडेंट हैं अब ये कि हाँ सर अब बोल सकते हैं अपन इसको? 3 4 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16. प्रीत, let's take a chance. अरे प्रीत भाई कहाँ है? Sir, 1 coulomb charge is defined as the amount of charge that repels an equal and like charge with a force of 9 into 10 raised to 9 Newton when placed in air or vacuum at a distance of 1 meter. बहुत बढ़िया, great. So अगर still if you are facing any difficulty, तो ये दो लाइनें आप कैसे भी करके तैयार कर डालो. ये दो लाइनें तैयार हो गई, उसके बाद तो सीधे न्यूमेरिकल वैल्यूज को ही बोलना है, nothing else. Okay, moving ahead. तो ये सिचुएशन थी हमारे पास किसकी? 1 कूलम ऑफ चार्ज को डिफाइन करने की. अगेन आई वुड, व्हाट वाज द इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स? क्या इक्वेशन थी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की? F इक्वल्स टू K Q1 Q2 by R square. Now can you tell me ये K मीडियम की किस प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड करता था? What was the name of that property? Permittivity. Permittivity. Very good. Represented by E naught. Epsilon naught. एप्सिलॉन नॉट नहीं, एप्सिलॉन बोलोगे. क्या बोलोगे उसको? एप्सिलॉन बोलोगे. एप्सिलॉन नॉट तो किसके लिए बोला हुआ है आपने? एयर Vacuum. और वैक्यूम के लिए बोला हुआ है. ध्यान रखना इस बात को. किसके लिए आपने बोला हुआ है इस चीज को? एप्सिलॉन नॉट, एयर या वैक्यूम के लिए. ओके, आज यार मेरी इंग्लिश का टेस्ट कर रहे हो तुम लोग, मेरे को लग रहा है. मेरे से एप्सिलॉन की भी वो स्पेलिंग पूछ रहे हो. सही है, EPSILON, epsilon. Okay. So F equals to K Q1 Q2 upon R square. Now if I'm talking about air or vacuum, for air or vacuum, F can be written as 1 upon 4 pi. एयर या वैक्यूम के लिए हम परमिटिविटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एप्सिलॉन नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं. इनटू क्या रहेगा? Q1 Q2 बाय R स्क्वायर. इनटू Q1 Q2 बाय क्या हो जाएगा? R स्क्वायर हो जाएगा. राइट? सो दिस इज द इक्वेशन for electrostatic force between two charges which are at rest and they are placed in air or vacuum. लेकिन यार सोच, अगर तू इसको किसी मीडियम में लेकर के चले जाता है,
इफ यू आर टेकिंग दिस इन एनी मीडियम, तो अगर आप इसे मीडियम में लेके चले जाओगे तो कैन यू टेल मी विच थिंग इज गोइंग टू चेंज, क्या चेंज हो जाएगा? सर एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन हो जाएगा। गुड। एप्सिलॉन नॉट जो है ना, जिसको आपने वैक्यूम के लिए परमिटिविटी लिख रखा हुआ है, अब वो वैक्यूम में है नहीं, अब वो किसी मीडियम में है। दैट्स व्हाई ये एप्सिलॉन नॉट की जगह पे हम क्या लिखेंगे? एप्सिलॉन लिखने वाले हैं। सो मीडियम में एक्ट करने वाला जो फोर्स है, जिसको मैं एफ एम से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 by क्या हो जाएगा? R square. This was my equation number 1 and this is my equation number 2, right? Now अगर मैं इस equation number 1 में 1 और 2 को डिवाइड कर दूं, right? अगर मैं 1 और 2 को डिवाइड कर दूं तो क्या बनेगा? क्या सीन बनने वाला है? ध्यान से देखना। एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट 1 divided by 2। चलिए LHS को LHS से डिवाइड कर देते हैं। सो F किससे डिवाइड हो जाएगा? FM से। सो F डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? FM। दैट इक्वल्स टू RHS को RHS से डिवाइड करेंगे। RHS में F के लिए जो टर्म है दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, और FM के लिए जो टर्म है दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। नाउ लुक केयरफुली, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म तो सेम है, पूरा का पूरा खत्म खल्लास, राइट? ये पाई ने इस पाई को मार डाला, इस 4 ने इस 4 की वाट लगा दी। इन शॉर्ट द टर्म विच यू आर गोइंग टू हैव इज, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर कहां आ जाएगा? न्यूमरेटर के अंदर, और ये कहां पे आ जाएगा? डिनोमिनेटर में। सो दिस विल बी रिटन एज एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। आ रही है क्या बात समझ में? ये अरे ये बात समझ में आई क्या? Yes, sir. वेरी गुड। नाउ ये जो एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट है ना बच्चे, ये दो मीडियम की परमिटिविटी का कंपैरिजन है। अरे हम बोलते हैं ना कि मेरे पास तो तेरे से 2.5 टाइम्स मनी है, तो ये 2.5 कहां से आया? कि जैसे तेरे दोस्त के पास 250 रुपीज है और तेरे पास 100 रुपीज है, राइट? तो ये जब तू कैंसिल करेगा तो आंसर क्या आएगा? 2.5। तब तेरा फ्रेंड तेरे को बोलेगा कि मेरे पास तेरे से 2.5 टाइम्स ज्यादा मनी है, राइट? अरे आ रही है क्या बात समझ में? ऐसे ही जब मैं मीडियम की परमिटिविटी को, यानी दोस्त की मनी को खुद की मनी से, यानी वैक्यूम या एयर की परमिटिविटी के साथ डिवाइड कर दूंगा, तो मेरे को क्या मिलने वाला है? कंपैरिजन मिलने वाला है, कंपेयर कर पाऊंगा मैं। अरे आ रही है क्या ये बात समझ में? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा मेरे को ये बताओ, ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू सबसे कम होती है, सबसे ज्यादा होती है? क्या होती है? सबसे कम। लीस्ट होती है। वेरी गुड, सबसे कम होती है, करेक्ट। तो अगर तुम्हारा डिवीजन वाला टर्म लीस्ट है और इसके ऊपर वाला टर्म यानी जो न्यूमरेटर है हमारा वो इसके कंपैरिजन में बड़ा है, तो कैन यू टेल मी ये रेशियो हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा, इक्वल टू 1 होगा, या लेस देन 1 होगा? Sir, ग्रेटर देन Greater than 1. ग्रेटर देन 1। बहुत बढ़िया। इस चीज को, ये जो एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट आया, इसे हम रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैपिटल के बोलते हैं। ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की चर्चा हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे, चैप्टर नंबर 2 के अंदर करेंगे। बट अभी के लिए समझ लो कि देयर इज समथिंग कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिसको के से रिप्रेजेंट किया जाता है। यस भव्य? सर ईआर का फिर से कहा ना, क्या होगा उसका? सॉरी, ईआर, रिलेटिव परमिटिविटी।
रिलेटिव परमिटिविटी, और इसी को हम के यानी कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं, राइट? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. सो कैन यू टेल मी एप्सिलॉन आर या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 होगी, लेस देन 1 होगी, या इक्वल टू 1 होगी? Sir, greater than 1. Greater than 1. ग्रेटर देन 1. बहुत बढ़िया. एप्सिलॉन आर की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1, यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू हमेशा क्या होने वाली है? मोर देन 1 होने वाली है. यार यहां से अगर मैं एफएम को सब्जेक्ट बनाऊं, तो ये एफएम को दूसरी तरफ भेज दिया और के को इधर ले आ रहा हूं. सो दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज, क्या लिख सकते हैं बताओ? लिख सकते हैं क्या इसको ऐसे? एफएम इक्वल्स टू एफ डिवाइडेड बाय के. ये के यहां मल्टीप्लाई कर रहा है, इस तरफ आकर के क्या करेगा? डिवाइड करेगा. सो एफएम विल बी इक्वल टू एफ बाय के, यानी मीडियम में लगने वाला फोर्स वैक्यूम में लगने वाले फोर्स के kth पार्ट का हो जाता है. मेरे को बताओ, नमक के अंदर 2 आयन होते हैं, सॉल्ट के अंदर 2 आयन होते हैं, क्या नाम है उन दोनों आयंस का? Sodium. Iodine. सोडियम एंड क्लोराइड, राइट? कोई बात नहीं, होता है. सो सोडियम एंड क्लोराइड 2 आयंस हैं बच्चे अपने पास. मेरे को ये बता, ये दोनों लाइक चार्जेस हैं या अनलाइक चार्जेस हैं? Unlike. Unlike. अच्छा, अनलाइक चार्जेस के बीच में क्या होता है? रिपल्शन होता है ना? Yes, sir. अट्रैक्शन होता है. बहुत बढ़िया. जब अपन इनको एयर में रखते हैं ना, तो इनके बीच का अट्रैक्शन बहुत तगड़ा होता है. क्यों? क्योंकि मैंने तुमको बताया था कि एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू लीस्ट होती है, तो फोर्स कैसा होता है वहां पे? मैक्सिमम होता है, राइट? लेकिन जब इसको अपन उठा करके वाटर में डाल देते हैं, जैसे ही मैं सोडियम क्लोराइड को यानी Na और Cl इन दोनों को उठा करके डाल देता हूं वाटर के अंदर, तो इन दोनों के बीच का जो फोर्स होता है ना, जो फोर्स होता है मीडियम के अंदर, जो फोर्स लग रहा होता है, वो वैक्यूम में लगने वाले फोर्स का kth पार्ट का हो जाता है. एंड रिमेंबर दैट वाटर के लिए इस के की वैल्यू छोटी मोटी नहीं है, इट इज 80. मतलब अगर पहले इन दोनों के बीच में 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा था, तो वाटर में जब तुम लेके जाओगे, एयर में मान लो 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा था, तो वाटर में ले जाने पे 100/80 न्यूटन कितना आएगा? आंसर बता सकते हो? Any guesses? 1.25. 1.25. कहने का 1.25. मतलब है 100 से सीधा ये फोर्स कितना हो जाएगा? 1.25 न्यूटन का हो जाएगा, विच इज वेरी वेरी लेस. और इसीलिए जैसे ही आप इसको वाटर के अंदर डालते हो, ये वाटर के अंदर क्या हो जाता है? डिसॉल्व हो जाता है. अरे फिजिक्स समझ में आया क्या इसके डिसॉल्व होने के पीछे का? Yes, sir. Yes, sir. वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 80 होता है, और इतना ज्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होने की वजह से वो फोर्स को 80th पार्ट का कर देता है. और जब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी ये जो चार्जेस के बीच का अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा था, वो 80th पार्ट का हो जाता है, तो वाटर हमारा बेचारा क्या कर जाता है? अंदर डिसॉल्व हो जाता है, खत्म हो जाता है. आएगी बात समझ में? वाटर थोड़ी ना डिसॉल्व होगा. अरे मतलब ये जो सॉल्ट है ना, उसकी बात कर रहा हूँ. फीलिंग्स पकड़े यार, तू वर्ड्स के ऊपर कहां जा रहा है? सर एग्जाम में वर्ड्स ही चल. थैंक्स बताने के लिए. सर फीलिंग्स लिखे तो कुछ नहीं मिलेगा. सही बात है, फीलिंग्स लिखोगे तो कुछ नहीं मिलेगा. ठीक है.
बट तू समझ गया ना मैं बोलना क्या चाहता था। मैं एकदम डूब गया था बातों के अंदर। आई वॉज लाइक अब जो निकलना है निकलने दो। यस, बिल्कुल सही है। चलिए, एक सर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो हम इसमें कवर कर लेते हैं, एंड दैट इज व्हाट वी। अच्छा, अब कोई मेरे को इसका डायमेंशन बता सकता है क्या? एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन क्या होगा? यस हर्ष। 0 डायमेंशन जीरो नहीं होता, डायमेंशन जीरो नहीं होते। M0 L0 T0। यस, मतलब ये जो रेशियो है ना बच्चे, दिस रेशियो इज व्हाट वी कॉल एज डायमेंशन लेस रेशियो है। इस रेशियो का कोई डायमेंशन नहीं होता, दैट मींस द रेशियो इज डायमेंशन लेस। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो चाहे रिलेटिव परमिटिविटी हो, दोनों के ही डायमेंशंस नहीं होते। दैट इज डायमेंशन लेस रेशियो, राइट? यूनिटलेस भी। हाँ, यूनिटलेस भी है, बिल्कुल। इनका भी कोई यूनिट है नहीं, क्योंकि इसके यूनिट से इसका यूनिट कैंसिल हो जाता है, सो देयर इज नो यूनिट। यूनिटलेस भी है एंड डायमेंशनलेस भी है। ओके, नाउ लास्ट थियरी ऑफ द डे, जिसमें हम कोई भी शुभ काम करने जाओ ना और न्यूटन अंकल को नहीं बुलाओ तो गलत बात हो जाती है फिजिक्स के अंदर, ठीक है? कुछ लोगों का ऐसे ऐसे दिमाग खराब हो गया हुआ, फिर न्यूटन आ रहा है। अरे यार, जैसे तैसे तो पाला छूटा था 11th स्टैंडर्ड के अंदर, फिर से लेके आ रहे हो सर। मतलब ये छोड़ने वाला नहीं है, नहीं बच्चे, नहीं छोड़ने वाला है न्यूटन भाई, अपना पीछा छोड़ने वाला नहीं है, वो नहीं मानेगा। तो अभी तुम थोड़ा सा उससे, उसके नाम से नफरत करना थोड़ा बंद कर दो। बेचारे ने बड़ा महान काम किया था। याद है थर्ड लॉ एक दिया था, किसी को पता है क्या? थर्ड लॉ ऑफ मोशन। Yes. Equal and opposite reaction. यस, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, है ना? मतलब अगर तुम किसी को चाटा मारोगे तो सेम इंस्टेंट पे तुमको भी उतना ही चोट लगने वाला है, ऐसा कुछ उन्होंने बताया था, राइट? कोई बात नहीं, हम इस बात को फिर से प्रूव करेंगे। यहाँ पे हमें वो फिर से प्रूव करना है, एंड दैट इज व्हाट यू कॉल एज वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। तो आज की लास्ट थ्योरी जिसका नाम है, सर यस, सर 5 मिनट ही बाकी है, तो नेक्स्ट टाइम कराना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अरे हो जाएगी, मत टेंशन ले। द प्रॉब्लम इज ना कि ये हो सकता है तुमको उसमें एग्जाम में मिल जाए, तो अगर नहीं करवाऊंगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो सर बोनस मार्क मिलेगा ना? इसीलिए तो नहीं करवा सकते ना, मतलब करवाना पड़ जाएगा यार। चलो ठीक है, आ जाओ फटाफट, क्विक। देखो, ये मैंने एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम अज्यूम कर रखा हुआ है, राइट? ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने अज्यूम किया हुआ है। इस पॉइंट से, ये एक पॉइंट है O, ये सिस्टम अज्यूम करके फिर इसको हम इसमें फिट करते, बट इंस्टेड ऑफ दिस वी आर टेकिंग अनदर रूट, एक नया रूट हम ले रहे हैं। देखो, ये इसका ओरिजिन था, इस ओरिजिन O को मैंने यहां बना दिया हुआ है। आ रही है क्या ये बात समझ में? ये जो ओरिजिन था इसको मैंने यहां बना दिया हुआ है, राइट? और ये जो ओरिजिन है, इससे कुछ डिस्टेंस के ऊपर एक चार्ज आया हुआ है, दैट इज Q1, और इससे कुछ और डिस्टेंस के ऊपर दूसरा एक चार्ज आया हुआ है, दैट इज Q2। अरे आ रही है क्या ये बात समझ में? Yes, sir. Yes, sir. देख, अगर तो इसको इस सिस्टम के ऊपर बनाता तो ओरिजिन तेरा ये होता, लेकिन इंस्टेड ऑफ टेकिंग दिस पॉइंट एज ए ओरिजिन, मैंने क्या किया, ओरिजिन को शिफ्ट कराया, यहां ले लिया कि भाई ये मेरा ओरिजिन है, और यहां से कुछ डिस्टेंस के ऊपर Q1 है और कुछ डिस्टेंस के ऊपर Q2 है। फेयर इनफ, कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए, No, sir. नाउ ये जो Q1 है, इसका O से जो डिस्टेंस है दैट इज R1, एंड इस Q2 का जो O से डिस्टेंस है दैट इज R2।
So this distance is r2 and this distance is r1. और इन दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन याद है ना, ये क्यों बना रहे हैं? Direction of the force is always along the line joining the two charges. तो इसीलिए वो लाइन अपने को पता होनी चाहिए जो दोनों चार्जेस को क्या कर रही है, ज्वाइन कर रही है. The distance between these two charges is, इन दोनों चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है वो हम कितना अज्यूम कर लेते हैं, r अज्यूम कर लेते हैं. चलिए अब सबसे पहले मैं फाइंड आउट करता हूं फोर्स जो Q1 के ऊपर लग रहा है Q2 से, यानी फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2. तो देखो इसको लिख कैसे मैं रहा हूं, ध्यान से देखना. फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय 1 ड्यू टू 2, इसको मैं लिखूंगा इस तरीके से. फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय 1 ड्यू टू 2, जिसने अप्लाई किया है इट विल बी बैकवर्ड डायरेक्शन में रहेगा वो, और जिस पर अप्लाई हुआ है, जिसके ऊपर फोर्स लगा है, वो कहां पे आएगा, आगे की तरफ आएगा. सो F12 इक्वल्स टू, अगर मैं फोर्स की बात कर रहा हूं तो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ और क्या चाहिए होता है बताओ? Direction. डायरेक्शन चाहिए होता है. अच्छा, अगर दोनों चार्जेस लाइक चार्जेस हैं तो क्या ये डायरेक्शन, ये पॉइंट 1 है, दिस इज पॉइंट 2, 2 से 1 की तरफ नहीं होगी, है या ना? अरे यार 1 के ऊपर जो फोर्स लगेगा ये किस डायरेक्शन में होगा, 2 to 1 की डायरेक्शन में होगा ना. Yes. और याद करो 4th चैप्टर 11th स्टैंडर्ड सेशन 4.1 पेज नंबर 2, वहां पे आपने पढ़ा हुआ था यूनिट वेक्टर. और यूनिट वेक्टर का काम क्या था वो मेरे को भव्य बताएगा. भव्य, व्हाट वाज द फंक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर? केवल आप बता सकते हो. आर्य ने मेरे को आंसर भेज दिया हुआ है, ही सेज सर डायरेक्शन बताना इज. यस सुजल, बिल्कुल करेक्ट है. सुजल का आंसर करेक्ट है, प्लस मुझे आर्य ने भी आंसर भेज दिया हुआ था, उसका भी आंसर करेक्ट है. डायरेक्शन स्पेसिफाई करना इज द फंक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर. चलिए तो स्पेसिफाई कर देते हैं. दिस डायरेक्शन विल बी फ्रॉम 2 to 1, 2 से 1 की तरफ होगा. सो दिस कैन बी रिटन एज r cap 1 2, 2 से 1 की तरफ का यूनिट वेक्टर, 2 से 1 की तरफ का यूनिट वेक्टर, राइट? चलिए मैग्नीट्यूड लिखवा दो फटाफट. मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स कैसे निकालते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड? K Q1 Q. यस, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर. सो स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस यानी r स्क्वायर इनटू, याद करो इसका भी एक फॉर्मूला होता था, यूनिट वेक्टर इक्वल्स टू वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड. यस, बट यार याद रखना कि ये जो मैग्नीट्यूड आया है ना, ये मैग्नीट्यूड किसके इक्वल रहने वाला है, इसी r के ही इक्वल रहने वाला है, राइट? सो दिस विल बी इक्वल टू दिस r, और जब ये r के इक्वल हो जाएगा तो वी कैन राइट इट एज k Q1 Q2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर इनटू r, यानी क्या हो जाएगा, r क्यूब हो जाएगा. और याद करो r12 वेक्टर को आप कैसे लिखते थे? RX I cap plus RY J cap. नहीं, R12 को एक सब्सट्रैक्शन फॉर्म में आप लिखिए. R2 minus R.
R12 को R1 माइनस R2 लिखते थे एंड R21 को R2 माइनस R1, राइट? बोलो यहां तक बात क्लियर है क्या? F12 वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमने F12 वेक्टर हमने निकाल दिया हुआ है। क्लियर है क्या ये चीज? कोई डाउट Sir? इसमें? यस। सर ये आपने के Q1 by Q2 के बाद में आपने R क्यूब लिखा है कि स्क्वायर लिखा हुआ है नीचे नीचे? R क्यूब लिखा हुआ है बच्चे, बिकॉज Okay. दिस इज इक्वल टू R, ये R के इक्वल है ना, तो दिस R इंटू आर स्क्वायर, ये वाला R इंटू दिस R स्क्वायर विल बी इक्वल टू R क्यूब, राइट? Okay sir, thank you sir. और ऊपर वाला ये जो टर्म है ये एज इट इज। चलो फटाफट दूसरा वाला टर्म निकाल डालते हैं, दैट इज F21 निकालना है। F21 को क्या रीड करोगे बताओ फटाफट जल्दी। F21 को Force रीड क्या on 2 करोगे? due to 1. Force on 2 due to 1, right? So force on 2 due to 1, that can be written as magnitude of that force, उसका magnitude into direction। और डायरेक्शन बताने के लिए किसका यूज करेंगे हम? यूनिट वेक्टर का। और यूनिट वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय आर कैप। इस केस में हो जाएगा 2-1। मैग्नीट्यूड लिखाओ इसका, क्विक बताओ क्या आएगा? K Q1 Q2 by R square into this can be written as vector divided by इसका मैग्नीट्यूड। अगेन ये वैल्यू किसके इक्वल होगी? ये वाली जो वैल्यू आई ये किसके इक्वल होगी? ये अगेन R के इक्वल हो जाएगी। बहुत बढ़िया। सो दिस इज इक्वल टू R, ये R और ये R स्क्वायर दोनों मिलके क्या हो जाएंगे? R क्यूब हो जाएंगे। एंड हियर द वेक्टर विल बी R वेक्टर 2-1। और R वेक्टर 2-1 को अगर इसी फॉर्म में आप लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो? बताओ फटाफट। Negative. R2 minus R1. यस, Negative R2 Q वेक्टर R1. माइनस Yeah. R1 वेक्टर। और यहां से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं, सो दिस इज K Q1 Q2 बाय R क्यूब R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। जरा ध्यान से देखो, ये पूरा टर्म यहां से यहां तक जो पूरा टर्म है बच्चे, वो यही का यही टर्म है। यस और नो? K Q1 Q2 अपॉन R क्यूब, K Q1 Q2 अपॉन R क्यूब, R1 माइनस R2, R1 माइनस R2। बस आगे क्या है? एक माइनस है। तो अगर मैं फाइनल इसको स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखूं, सो दिस कैन बी रिटन एज F वेक्टर 2-1 इक्वल्स टू माइनस ऑफ F वेक्टर 1-2। कहने का मतलब ये है कि फोर्स on 2 due to 1 is equals to force on 1 due to 2, लेकिन डायरेक्शन दोनों की कैसी होगी? ऑपोजिट। अगर एक एक्शन है तो दूसरा क्या हो जाएगा? रिएक्शन हो जाएगा। एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। डाउट किसी को इसमें? चलिए डन। So all the best for your exam. सॉल्यूशन शीट्स मैं आज अपलोड करवा